जो पहला क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000 रुपीज। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1,50,000 रुपीज का है। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज का है। ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपीज का है। अमाउंट ऑफ परचेजेस विल बी, हमें क्या पता लगाना है कि साल भर में हमने कितना परचेज किया और हमें क्या चीज दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1,30,000 रुपीज, दूसरा ऑप्शन है 1,20,000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन है 1,50,000 रुपीज और चौथा ऑप्शन है 1,25,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1,30,000 रुपीज। अब ये 1,30,000 रुपीज आया कहां से, चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक हमने ऐड कर दिया, टोटल 1,90,000 रुपीज। अब इसमें हमने क्या किया, 1,90,000 रुपीज में हमने ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट कर दिया 60,000 रुपीज का, तो हमें मिल गया 1,30,000 रुपीज। तो 1,30,000 इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज विल मैच्योर ऑन 15th अगस्त, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 15th अगस्त को मैच्योर होगा बट इट इज अ पब्लिक हॉलीडे, लेकिन 15th अगस्त एक पब्लिक हॉलीडे है, देन द बिल विल मैच्योर ऑन, तब बिल किस डेट पे मैच्योर करेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 15th अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 16th अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 14th अगस्त और चौथा ऑप्शन है 18th अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14th अगस्त। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जिस डेट पे मैच्योर करता है और वो दिन अगर पब्लिक हॉलीडे होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज उस पब्लिक हॉलीडे के एक दिन पहले जो वर्किंग डे होगा उस दिन मैच्योर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 14th अगस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, A, B, C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3:5। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। The firm separate took life policy of rupees 50,000 rupees, 1 lakh rupees and 1,50,000 rupees for A, B and C respectively। फर्म ने तीनों पार्टनर्स के लिए लाइफ पॉलिसी ली, ए के लिए 50,000 की ली, बी के लिए 1 लाख रुपीज की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और सी के लिए 1,50,000 रुपीज की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। द शेयर ऑफ बी इन द पॉलिसी विल बी, अब ये जो पॉलिसी लिया गया है तो बी का शेयर क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 90,000, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपीज, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख रुपीज और चौथा ऑप्शन है 80,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 90,000 रुपीज। अब ये 90,000 कहां से आया, चलिए देखते हैं। देखिए, फर्म ने तीनों पार्टनर्स के लिए पॉलिसी ली थी। पहले पार्टनर के लिए 50,000 रुपीज, दूसरे पार्टनर के लिए 1 लाख रुपीज और तीसरे पार्टनर के लिए 1,50,000। तो फर्म ने टोटल कितना खर्चा किया था, 3 लाख रुपीज। कितना खर्चा किया था, 3 लाख रुपीज। अब 3 लाख रुपीज को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो बी का जो रेशियो था वो क्या था, 3/10 और टोटल कितना था ये 3 लाख रुपीज। तो 3 इंटू 3/10 करेंगे तो आ जाएगा 90,000। तो बी को कितना देना पड़ेगा इसमें, 90,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 90,000 रुपीज, जहां बी पे करेगा 90,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन असेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। एक असेट है हमारे पास जिसका यूजफुल लाइफ 4 साल है। ठीक है, इफ इट इज डिप्रिशिएटेड बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अगर हम उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला डिप्रिसिएशन चार्ज करें, इट्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज 24%। उसकी बुक वैल्यू 4 साल के बाद 24% है ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। हेंस द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाइड इज, तो इसमें क्या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई किया गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 30%। अभी 30% आया कहां से, चलिए देखते हैं। चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एसेट था वो 100 रुपीज का था। ठीक है, 100 रुपीज में जब हमने 30% उसका डिडक्ट किया तो कितना आया बताइए, 70 रुपीज। बिल्कुल सही, जिसको मैंने यहां पे सॉल्व किया आप देख सकते हैं।
₹100 हमने अज्यूम किया, जिसमें 30%, ₹100 का 30% ₹30 हुआ, डिडक्ट किया तो बचा कितना पहले साल के लास्ट में उसकी बुक वैल्यू 70%, ₹70। अब ₹70 का 30% हमने सेकेंड ईयर में चार्ज किया, तो 70% का 30% इज ₹21, तो 70 माइनस 21 विल गिव यू ₹49। तो दूसरे साल के लास्ट तक जो असेट है उसकी वैल्यू हो गई ₹49। अब तीसरे साल के लास्ट में 49% का 30% हमने डिडक्ट किया जो है 14.7%, जो फाइनल वैल्यू आई 34.3%, और चौथे साल में 34.3% का हमने 30% दैट इज 10.29% जब डिडक्ट किया, तो चौथे साल के लास्ट में जो बुक वैल्यू आई, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे जो उसकी बुक वैल्यू आई चौथे साल के लास्ट में दैट इज 24.01%। आप चाहें तो आप इसे खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो इस हिसाब से 30% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डिओल्टन। जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है, बताया गया है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दूसरा ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तीसरा ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और चौथा ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। हमारे पास 4 आइटम्स दिए गए हैं और हमें कंसिडर करने के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं 4 आइटम्स कौन से हैं। पहला कहा है प्रीपेड सैलरी, ठीक है, दूसरा है अक्रूड इंटरेस्ट, तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और चौथा है बिल्स पेबल। चलिए 4 आइटम हमें मिल गए। लास्ट में पूछ रहे हैं कि करंट लायबिलिटी वुड इंक्लूड, मतलब समझ रहे हैं आप कि 4 आइटम दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि करंट लायबिलिटी में इन चारों में से कौन कौन सी चीजें जाएंगी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा प्रीपेड सैलरी जो करंट लायबिलिटी नहीं होता। दूसरा ऑप्शन अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी करंट लायबिलिटी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लायबिलिटी होता है। और बिल्स पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ करंट लायबिलिटी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोला गया है ऑप्शन 3 एंड 4। ठीक है, पॉइंट 3 एंड 4 जहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये करंट लायबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावना's ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। भावना की जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है जरा देखते हैं कि भावना ने क्या किया था कि मेक प्रोविजन एट द एंड ऑफ द ईयर 18,000 रुपीज। भावना ने साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में प्रोविजन बनाया 18,000 रुपीज का। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 4,000 रुपीज। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स शुरुआत में कितना था, 4,000 रुपीज का था। साल भर में बैड डेट्स कितने के हो गए, 6,000 रुपीज के। अब सवाल पूछा गया है कि द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब भावना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। पहला है 20,000, दूसरा ऑप्शन है 8,000, तीसरा ऑप्शन 14,000 और चौथा ऑप्शन नील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000। अब आप पूछेंगे अरे यार बताओ कैसे। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहां से, यहां मैंने सॉल्व करके रखा है, जरा देखिएगा ध्यान से। ओपनिंग में भावना ने जो बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया था, कितने का बनाया था, 4,000 रुपीज का। आप देख सकते हैं 4,000 रुपीज का। ठीक है, ये ओपनिंग था। साल भर में बैड डेट्स कितने हो गए, 6,000 रुपीज के। अरे बाबा बेड़ा गर्क हो गया, 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। प्रोविजन बना था 4,000 का, लॉस हो गया 6,000 का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नेट लॉस कितने का हुआ उस भावना को, -2,000 रुपीज, क्योंकि 4,000 का तो ऑलरेडी प्रोविजन था ना भावना के पास। ठीक, और इन्होंने बोला है कि लास्ट में 18,000 रुपीज का अगेन भावना ने प्रोविजन बनाया, तो ये 18,000 भी डेबिट किया जाएगा और ये -2,000 भी डेबिट किया जाएगा। तो टोटल कितना डेबिट किया जा रहा है, टोटल 20,000 डेबिट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000 रुपीज। ठीक है, आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने में पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रायल बैलेंस एट 31st मार्च कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक ट्रायल बैलेंस है जो 31st मार्च को कुछ इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज, इन्होंने बोला कि 15% लोन
40,000 रुपीज। 15% इंटरेस्ट पे लोन लिया है 40,000 रुपीज का, इंटरेस्ट पे कर दिया है 3,000 रुपीज, और आखिरी सवाल इन्होंने पूछा है कि इंटरेस्ट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, जो इंटरेस्ट डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो कितना किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन 1500, दूसरा ऑप्शन 4500, तीसरा ऑप्शन 6000 और चौथा ऑप्शन नील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6000। अब कैसे, जरा देखिएगा, लोन का इंटरेस्ट कितना था 15%, 15%, ठीक है। लोन कितना लिया गया 40,000, तो 40,000 का 15% होता है 6,000 रुपीज, ठीक। लेकिन इन्होंने एक और बात बोली है, इन्होंने ये बात बोली है कि इंटरेस्ट पे कर दिया है 3,000 रुपीज, ठीक। लेकिन सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, सवाल ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट कितना करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कुल मिलाकर के डेबिट करेंगे 6,000 रुपए। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, आपको लगेगा कि 6,000 में 3,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया है तो 3,000 देना पड़ेगा, जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त प्लीज मेरी बात सुनिए, लोन था 40,000 रुपीज का और इंटरेस्ट था 15% का, तो 15% कितना हुआ 6,000 रुपए। 6,000 में 3,000 पे कर दिया, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे आप। तो टोटल 6,000 डेबिट करेंगे ना, 3,000 कर दिया, बचा कुचा 3,000 भी करेंगे, लेकिन आपको तो पूरा बताना पड़ेगा ना कि कितना डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट डेबिटेड। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 6,000 रुपीज, तो 6,000 पूरा पूरा डेबिट करेंगे एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000 रुपीज का है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है हमारा 30,000 रुपीज का। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है हमारा 10,000 रुपीज का। मिसलेनियस इनकम कितना है 5,000 रुपीज का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 35,000, दूसरा ऑप्शन 20,000, तीसरा ऑप्शन 15,000, चौथा ऑप्शन 10,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15,000। अब आप सवाल पूछेंगे, अरे सर 15,000 कहां से आया। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिए आप, अब मैंने यहां सॉल्व किया, इसको आप देख सकते हैं। पहले यहां पे मैंने लिखा है 15,000, ये 15,000 क्या है, ये 15,000 यही है, ये जो आंसर है ना हमारा 15,000, ठीक है। चलिए इसको यहां से नहीं, हम पीछे से देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां डिलीट कर देता हूं। ये 30,000 आप ऑपरेटिंग देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000, ये 30,000 ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे हम, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने क्या किया इसमें माइनस कर दिया, तो 10,000 ये माइनस हो गया। फिर मिसलेनियस इनकम 5,000 भी हम इसमें माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर दिया, मिसलेनियस इनकम 5,000 रुपीज। अब बचा कितना, 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 विल गिव यू 15,000। तो यही 15,000 तो इन्होंने पूछा है, जो हम बता रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहा एंड स्नेहा एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर फॉर इक्वल प्रॉफिट्स, ठीक है। नेहा और स्नेहा ने बिजनेस शुरू किया, जॉइंट वेंचर में बराबरी प्रॉफिट था। नेहा परचेजेस गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 70,000, नेहा ने गुड्स खरीदा 70,000 रुपए का, स्नेहा ने गुड्स बेचा 60,000 रुपए का 80,000 रुपीज में, ठीक है। बैलेंस गुड वर टेकन ओवर बाय नेहा एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट एज इन केस ऑफ सेल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी। अब आपको यह पता लगाना है कि जो स्नेहा है, जिसने सामान बेचा था, ठीक है, उसने कितने वैल्यू के गुड्स अपने पास ले लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी, आपको यह पता लगाना है कि 60,000 में अगर आप 60,000 को अगर आप 80,000 में बेच रहे हैं, 60,000 रुपीज के सामान को, तो आप पर यूनिट कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 80,000 को डिवाइड करते हैं 60,000 से, तो हमारा आंसर आता है 1 रुपीज 33 पैसा। तो आपने 1 रुपए का सामान 1 रुपए 33 पैसा में बेचा, ठीक है। तो इस हिसाब से 10,000 रुपए का सामान आप 13,333 रुपए में बेचेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नेहा ने गुड्स खरीदा 70,000 का, स्नेहा ने 60,000 के गुड्स 80,000 में बेच दिया और 10,000 रुपए का सामान रख लिया। लेकिन क्या जिस परसेंटेज पे उसने बेचा था, उसी परसेंटेज पे
उसने मतलब ले लिया, तो कितने रुपए के वो गुड्स हो गए, तो 10,000 रुपए का सामान जो लिया था उसकी वैल्यू हुई 13,333। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन वहां भी दूंगा, रिटन में एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 70,000 रुपीज के गुड्स थे, जिसमें 60,000 रुपीज के गुड्स 80,000 में बेचे, तो 1 रुपए का गुड्स 1 रुपए 33 पैसे में बेचा। अब उसी हिसाब से तो 70,000 में से 60,000 के गुड्स बेच दिए थे, बचा कितना 10,000, जो नेहा अपने नेहा ही ले गई थी ना, हाँ नेहा ने ले लिया, जिसकी ग्रॉस प्रॉफिट के साथ जो मार्केट प्राइस हो गई वो 13,333, मतलब 10,000 को जब 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आने वाला है हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गारंटी गिवन टू अ पार्टनर अतिका बाय अदर पार्टनर्स सुरेश एंड महेश मीन्स। सुरेश और महेश ने अतिका जो एक पार्टनर है उसको गारंटी दिया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कह रहे हैं इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर लॉस होता है या प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो अतिका विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट, ठीक है, ये गारंटी दे दिया। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं इन केस ऑफ लॉस अतिका विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट लॉस, अगर लॉस होता है तो अतिका उस लॉस के प्रति कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। तीसरा कह रहे इवन इन द केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट अतिका विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटीड अमाउंट। और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट अतिका विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट। तो जो गारंटी दिया जाता है ना पार्टनर्स द्वारा किसी पार्टनर को, वो मिनिमम गारंटीड अमाउंट होता है कि अगर लॉस भी हो गया, ठीक है, या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं है, तो भी वो गारंटी दे देते हैं कि इस कंडीशन में भी आप मिनिमम इतना हमारे फर्म में से निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श इज ड्रॉइंग ₹4,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। आदर्श जो ड्राइंग कर रहा है ना वो 4,000 पर मंथ के हिसाब से एट द एंड ऑफ द मंथ वाला फॉर्मूला लगेगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, द टोटल इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम हिम इन द अकाउंटिंग ईयर विल बी, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2400, दूसरा ऑप्शन 1200, तीसरा ऑप्शन 2200 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2,200 रुपीज। इसको जब आप फॉर्मूले में पुट अप करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं आदर्श ने 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हर महीने की लास्ट में ड्राइंग की, ठीक है। तो टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो टोटल कितनी ड्राइंग कर ली, 4,000 इंटू 12, 48,000 रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो आप फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। आपको मालूम है ना कि एट द एंड ऑफ द मंथ में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इट इज 5.5 और 6.5, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2200 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, मतलब एनी एग्रीमेंट, एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप बोल रहे हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, किस चीज के लिए पार्टनर्स एंटाइटल्ड होंगे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, दूसरा ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा ऑप्शन सैलरी ऑन कैपिटल और चौथा ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गेन टू फर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गेन टू फर्म, ऑप्शन डी, ठीक है। सैलरी ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो नहीं, लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस गेन टू द फर्म, उन्होंने अगर लोन लिया है फर्म से तो भरना पड़ेगा, एडवांसेस लिया है तो फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है, ये देना पड़ता है और इसका एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द अग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम। कहा गया है कि जो देखिए पार्टनर्स बिजनेस में क्या देते हैं, कैपिटल देते हैं, तो बिजनेस क्या उनको वापस करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस करता है। यहां कहा गया है कि अगर अग्रीमेंट में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस करना है पार्टनर्स को, तो किस कंडीशन में दिया जाएगा और कहां से दिया जाएगा, मतलब वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुडविल से हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, दूसरा ऑप्शन है करेंट प्रॉफिट में से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, तीसरा ऑप्शन रिजर्व एंड सरप्लस से दिया जाएगा, नन ऑफ द अबव से दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, करंट प्रॉफिट जो होगा ना उसी से
जो फर्म होगा वो क्या करेगा, अपने पार्टनर्स को, जो भी पार्टनरशिप फर्म होगा ना, वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रोवाइड कराएगा। करेंट प्रॉफिट में से ही दिया जाता है इंटरेस्ट इन कैपिटल, ठीक है, अगर अग्रीमेंट में कहा गया है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्नू एंड रेशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं अन्नू और रेशु, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जिसमें अन्नू का कैपिटल 6,000 रुपीज का है, रेशु का कैपिटल 3,000 रुपीज का है, ठीक है। दे एडमिटेड सुधा फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। उन्होंने सुधा को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउ मच सुधा शुड ब्रिंग टुवर्ड्स हर कैपिटल। सुधा कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर के आएगी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2,250, दूसरा ऑप्शन 3,000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन 3,250 और चौथा ऑप्शन 2,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2,250 रुपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। टेबल ए के हिसाब से कंपनीज एक्ट 1956 में अ कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ। कंपनी कॉल्स इन एडवांस में किस रेट पे इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 5.4%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 6% और चौथा ऑप्शन 6.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6%। कंपनीज एक्ट 1956 के टेबल ए के हिसाब से जो भी कंपनीज कॉल्स इन एडवांस में जो इंटरेस्ट पे करती है वो 6% पे करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6%। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर टेबल ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। फिर से मिलता जुलता सवाल कि कंपनीज एक्ट 1956 में जो टेबल ए कहा गया है उसके हिसाब से, ठीक है, कॉल्स इन अरियर पे कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, या कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एट द रेट ऑफ, ठीक है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन है 5.4% और चौथा ऑप्शन है 5.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ शेयर ऑफ 200 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट द ₹50 पर शेयर। द मैक्सिमम लॉस इट कैन बेयर इन द रेशियो ऑफ शेयर विल बी 150, 50, 20 और 70। मैं क्वेश्चन बताना चाहूंगा हिंदी में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म है जो शेयर इशू कर रही है 200 रुपीज का, जो 10% डिस्काउंट पे इशू कर रही है। तो 200 रुपीज का 10% डिस्काउंट होता है 20 रुपीज, मतलब 200 रुपीज का शेयर कितने में बेच रही है, 180 रुपीज में। अब इन्होंने कहा कि वो इस 180 रुपीज के शेयर में जो फाइनल कॉल था 50 रुपीज का, वो जब पेमेंट नहीं हुआ तो कंपनी ने क्या किया, जो शेयर थे उसको फोरफीट कर लिया। तो 180 के शेयर में 50 रुपीज का पेमेंट नहीं मिला, तो कितना मिला, 130 मिला, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि फर्म मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकती है इसको री इशू करने में। तो फर्म मैक्सिमम लॉस 70 रुपीज का बेयर कर सकती है इसको री इशू करने में, इससे ज्यादा वो लॉस बेयर नहीं करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ऑन अ शेयर ऑफ ₹50 only 45 has been called and the company has received ₹30 till date। 50 रुपए का शेयर था, कंपनी ने कॉल किया 45 रुपीज, लेकिन रिसीव हुआ 30, मतलब 15 रुपए अरियर चल रहा है। द कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ। अब कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 45, चौथा ऑप्शन 20 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 45 रुपीज, ठीक है। कितना कॉल किया गया था, 45। अब अरियर के बारे में तो नहीं पूछ रहे कि कितना अरियर है या कितना पेमेंट हो गया, हम कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, 45 रुपीज से, जितना मांगा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 60,000 प्रेफरेंस शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से जो पूरे मांगे गए, बट देर आर कॉल इन अरियर ऑफ 8,000 रुपीज 2 पर शेयर। कंपनी कैन रिडीम एट प्रेजेंट। तो कंपनी कितने शेयर्स को रिडीम कर सकती है, मतलब क्वेश्चन वापस समझिएगा। 60,000 शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख रुपए के शेयर थे, ठीक है, इन टोटल। और ये फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर थे, पूरा पैसा मांग लिया गया था, 10 रुपए पूरा मांगा गया था कंपनी द्वारा। बट देयर आर कॉल इन अरियर ऑफ 8,000 रुपीज, 2 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए का कॉल इन अरियर था।
तो टोटल कितने शेयर्स पे था? 8000 डिवाइडेड बाय 2, तो 4000 शेयर्स हो गए। ठीक है, तो 4000 ऐसे शेयर्स थे जिनमें फाइनल कॉल 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया था। तो अब कंपनी एट प्रेजेंट कितने शेयर्स को रिडीम कर सकती है? रिडीम मतलब बाय बैक कर सकती है, वापस मार्केट से ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा खरीद सकती है। तो इट इज 56,000 शेयर्स, क्योंकि 4000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। एक कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती एक निर्धारित पीरियड के ऊपर, एक निर्धारित समय के ऊपर, और वो टाइम पीरियड कितना है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10 ईयर, दूसरा ऑप्शन 20 ईयर, तीसरा ऑप्शन 15 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 25 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 ईयर्स। कंपनी कभी भी 20 साल के ऊपर का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू ₹75,000 आर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां कह रहे हैं कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर 75,000 रुपए की रिडीम कर रही है 5% प्रीमियम पे। ठीक है, तो 75,000 का 5% प्रीमियम आप निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। और इसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि इशू कर रही है 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए प्रीमियम पे। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व किया, मैं आपको आंसर बताता हूं। ठीक है, और एक बार मैच कर लीजिएगा, दिक्कत होगी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने शेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। ठीक है, आई जस्ट होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 75,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, और उसके लिए कंपनी क्या इशू कर रही है? 40,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी, पहला ऑप्शन 35,000, दूसरा ऑप्शन 36,750, तीसरा ऑप्शन 28,500, चौथा ऑप्शन 15,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 35,000 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लवी एंड कंपनी लिमिटेड हैज इशूड 15,000 डिवेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए के 1 जनवरी को 15% डिवेंचर्स इशू किए गए थे पल्लवी एंड कंपनी द्वारा। इंटरेस्ट इफ पेबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर एवरी ईयर। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, ठीक है, हाँ हाफ ईयरली हुआ 31st मार्च, और मार्च के बाद 6 महीने होते हैं, सितंबर मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। तो हर साल 6 महीने पे इंटरेस्ट जब पे करना है, इशू कर रहे हैं 1 जनवरी पे, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 31st दिसंबर 2011 विल बी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 तक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 7,500, दूसरा ऑप्शन है 30,000 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 15,000 रुपीज, और चौथा ऑप्शन है 22,500 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15,000 रुपीज। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 लाख रुपए का 15% होता है, कितना होता है 15%? 4 लाख रुपए का 15% होता है 60,000 रुपीज। ठीक, अब 60,000 रुपीज के हिसाब से सितंबर तो हो गया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटन ऑफ इन। जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो इशू करने के टाइम अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम कितने समय में उसे रिटर्न ऑफ करेंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10 ईयर्स में राइट ऑफ कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन 8 साल में राइट ऑफ कर लेंगे, तीसरा ऑप्शन ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। डेप्रिसिएशन कब प्रोवाइड कराते हैं, मतलब किस चीज पे प्रोवाइड कराते हैं? 4 ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा ऑप्शन टोटल एसेट्स, तीसरा ऑप्शन करंट एसेट्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट्स। अ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग ₹48,000, एक फिक्स्ड एसेट है जो 48,000 रुपीज का है, हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। उस फिक्स्ड एसेट का जो एस्टिमेटेड लाइफ है 6 साल है। ठीक है, एक आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है जिसका एस्टिमेटेड लाइफ 6 ईयर्स है। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इट कैन बी सोल्ड फॉर 12,000 रुपीज, और उस एसेट का जो स्क्रैप वैल्यू है वो 12,000 रुपीज है। यूजिंग द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड द एनुअल डिप्रिसिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी। अगर हम इस क्वेश्चन में
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पुट करते हैं तो जो एनुअल डिप्रिसिएशन होगा प्रॉफिट के अगेंस्ट वो क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 9,000, दूसरा ऑप्शन 6,000, तीसरा ऑप्शन 12,000 और चौथा ऑप्शन 10,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6,000 रुपीज। अब आप पूछेंगे सर कैसे? देखिए आपके पास जो असेट है वो 48,000 रुपीज का है, उसमें हम स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट कर देते हैं 12,000 रुपीज। तो 48,000 में जब हम 12,000 डिडक्ट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 36,000। और 36,000 को जब हम 6 ईयर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन 6,000। 36 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 6,000। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं और मैं सारे आंसर्स करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है एट व्हाट प्राइस गुड्स पेंडिंग अप्रूवल और रिटर्न्स एज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर वैल्यूड। ठीक है, यहां पे सवाल पूछा गया है कि जो गुड्स अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब हमने भेज दिए अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है वो, और लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग के दिन अगर कोई गुड्स रिटर्न हो जाते हैं हमारे पास तो उनको हम कैसे किस प्राइस पे वैल्यू करेंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, दूसरा ऑप्शन है सेलिंग प्राइस, तीसरा ऑप्शन एवरेज प्राइस और चौथा ऑप्शन इनवॉइस प्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कॉस्ट प्राइस। जो गुड्स अभी पेंडिंग चल रहे हैं, अप्रूव नहीं हुए हैं और लास्ट डे जिस दिन अकाउंटिंग क्लोज हो रही है उस दिन जो भी गुड्स वापस आ जा रहे हैं तो उसकी एंट्री हम कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड अमाउंटिंग टू ₹1,000 was credited to rent account with ₹100। लैंडलॉर्ड को रेंट दिया 1,000 रुपीज का, जिसे रेंट अकाउंट में 100 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। इन द रेक्टिफाइंग एंट्री रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वहां पे रेंट अकाउंट हम कितने रुपए से डेबिट करने वाले हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1,100 रुपीज, दूसरा ऑप्शन 100 रुपीज, तीसरा ऑप्शन 1,000 रुपीज और चौथा ऑप्शन 900 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1,100 रुपीज। क्यों? क्योंकि देखिए 1,000 रुपीज तो ऑलरेडी डेबिट करना था, अब आपने 100 रुपीज क्रेडिट भी कर दिया उस अकाउंट में, तो टोटल अब आप कितना डेबिट करेंगे? 1,100 रुपीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री जो रेंट अकाउंट की होगी उसमें 1,100 रुपीज डेबिट करेंगे। रीजन, 1,000 रुपीज तो ऑलरेडी आपको डेबिट करना था एज अ रेंट, और जो 100 रुपए हमने क्रेडिट में दे दिए थे ना, उस अकाउंट में जमा कर दिए थे, उसको भी हम डेबिट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1,100 रुपीज। क्वेश्चन है हमारा, सेल्स टू अनुशिकास ऑफ ₹600 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड अफेक्ट। अनुशिका को 600 रुपए का सामान बेचा लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, इससे कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन अनुशिकास अकाउंट इफेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और चौथा जो ऑप्शन है वो है सेल्स अकाउंट और अनुशिकास अकाउंट इफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सेल्स अकाउंट और अनुशिकास अकाउंट इफेक्ट होगा। अब सवाल उठता है कैसे? देखिए यहां पे कैश में तो सामान बेचा नहीं गया है, ठीक है, कैश लिखा होता तो हम कैश अकाउंट की बात करते, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी पूरा का पूरा गलत हो गया। क्योंकि अनुशिका को बेचा गया है और क्रेडिट पे बेचा गया है तो अनुशिका का भी अकाउंट आएगा और साथ ही साथ सेल्स अकाउंट दोनों आएगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया तो वहां हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और अनुशिका में भी हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे वो सेल्स अकाउंट एज वेल एज अनुशिकाज अकाउंट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी ड्रॉज एन अकोमोडेशन बिल ऑन डब्ल्यू फॉर ₹7,000। वी ने क्या किया, एक एकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया डब्ल्यू पे 7,000 रुपए का। द प्रोसीड्स आर टू बी शेयर्ड बाय वी एंड डब्ल्यू इन द रेशियो 3:2। ये जो प्रोसीड्स है ना, जो भी खर्चे होने वाले हैं वो वी और डब्ल्यू 3:2 के रेशियो में बेयर करेंगे। द बिल्स वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹6,500। डिस्काउंट बोन बाय वी विल बी। देखिए तो बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला कि बिल जो डिस्काउंट होगा 6,500 रुपए में होगा, तो जो वी बोन करेगा डिस्काउंट वो कितना होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 120 रुपीज, दूसरा ऑप्शन नील, तीसरा ऑप्शन 300 और चौथा ऑप्शन है हमारा 180 रुपीज।
तो देखिए होगा क्या कि 500 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 500 को 3:2 में जब डिवाइड करेंगे तो v का शेयर आ जाएगा 300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है? ऑप्शन सी 300 रुपीज। ठीक है, बिल कितने का था? 7000 रुपीज का था। ठीक, और डिस्काउंट हुआ 6500, तो जो बचा 500 उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे और जो 3 पार्ट है मतलब 3/5 पार्ट है वो v का पार्ट है, तो 3/5 इंटू 500 करेंगे तो आ गया 300। तो v को जाएगा कितना? डिस्काउंट बोन बाय v विल बी 300 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, बैंक चार्जेस ऑफ 300 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक विल बी। जो बैंक चार्जेस है 300 रुपीज का, वो अगर 2 बार रिकॉर्ड हो गया है तो पासबुक में क्या किया जाएगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एडेड बाय 300 रुपीज, डिडक्टेड बाय 300 रुपीज, डिडक्टेड बाय 600 रुपीज, या एडेड बाय 600 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एडेड बाय 300 रुपीज। आई रिपीट द क्वेश्चन, when overdraft as per cash book is the starting point, bank charges of rupees 300 recorded twice in the passbook will be added by 300 rupees। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गीतेश sends 50 fans to Vinay costing 500 per fan to be sold at 20% above the cost price। गीतेश ने 50 फैंस भेजा किसको? विनय को, जिसकी पर फैन की जो कॉस्ट थी वो 500 रुपीज थी, और गीतेश ने विनय को कहा कि आप 20% अबव कॉस्ट प्राइस आप बेचेंगे, तो जो सेल्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 25,000, दूसरा ऑप्शन 20,000, तीसरा ऑप्शन 30,000 और चौथा ऑप्शन 31,250 रुपीज। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन सी 30,000 रुपीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 500 रुपीज का 20% निकालेंगे तो 500 रुपीज का 20% आ गया 600 रुपीज। तो 500 में खरीदा और 600 में बेचा, तो 600 इंटू 50 फैन करेंगे तो 30,000 रुपीज आ जाएगा। तो सेल्स वैल्यू विल बी 30,000 रुपीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 40,000 रुपीज। साल के अंत में कैपिटल है 40,000 रुपीज, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000 रुपीज। साल भर के बीच में एडिशनल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है वो 30,000 रुपीज है। ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज 20,000 रुपीज एंड लॉस फॉर द ईयर इज 60,000 रुपीज। देन द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज। तो पूछा गया कि जो इनिशियल कैपिटल था ना, शुरुआत का कैपिटल था, वो कितना था? इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दे दिया 40,000 रुपीज, उसके बाद जो साल भर में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो भी बता दिया 30,000 रुपीज। इन्होंने बता दिया कि साल भर में 20,000 की ड्राइंग किया गया, आपको मालूम है ड्राइंग हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने बता दिया साल भर का लॉस है 60,000 रुपीज। तो बताइए ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 90,000, दूसरा ऑप्शन 80,000, तीसरा ऑप्शन 70,000 और चौथा ऑप्शन 1 लाख रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 90,000 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखिए 90,000 में आप क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर दो। 90,000 में जब आप 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 30,000। 30,000 में 20,000 भी आप माइनस कर दीजिएगा क्योंकि 20,000 ड्राइंग था। तो 30,000 में 20,000 जो माइनस किया तो बचा 10,000। 10,000 में 30,000 ऐड कर दीजिए क्योंकि ये साल भर का इंट्रोड्यूस कैपिटल था। तो 10,000 प्लस 30,000 विल फेच यू 40,000 जो आपका कैपिटल था एट द एंड ऑफ द ईयर। बहुत सिंपल है, इजी है। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 90। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको उल्टा करना है। 90,000 में 60 माइनस करेंगे जितना लॉस हुआ, 20,000 माइनस करेंगे जितनी ड्राइंग्स थी, फिर 30,000 जो साल भर में इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमारा एंड कैपिटल आ गया। वो अगर मैच कर रहा है तो सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर्स शुड बी क्रेडिटेड टू। जो डेटर्स को कैश डिस्काउंट दिया गया है वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेटर्स अकाउंट, दूसरा ऑप्शन परचेज अकाउंट, तीसरा ऑप्शन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेटर्स अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर कैश डिस्काउंट अलाउ किया है अपने डेटर्स को तो उसे हम कहां क्रेडिट करके दिखाएंगे? उसको हम डेबिट अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन 31st December 2019 VLCC Limited purchased a machine from Mohan Limited.
for rupees 1,65,000. This is what? We have four options. This is a transaction, this is an event, none of these, or this is a transaction as well as an event. I just hope क्वेश्चन समझ में आया होगा. 31 दिसंबर 2019 को VLCC लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी मोहन लिमिटेड से 1,65,000 रुपीज की. तो ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, या इन दोनों में कुछ नहीं है, दोनों है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. ये एक ट्रांजेक्शन भी है और साथ ही साथ ये एक इवेंट भी है. ठीक है, दोनों है. ट्रांजेक्शन का मतलब समझिएगा, देखिए बार्टर एक्सचेंज के बाद जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ, बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था? गुड्स के बदले में गुड्स या गुड्स के बदले में सर्विसेज एक्सचेंज होते थे, वाइस वर्सा. मतलब सर्विसेज के बदले में भी गुड्स या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे, उसको एक्सचेंज सिस्टम कहते थे. लेकिन द मोमेंट मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, तो एक तरफ से जब हम मनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ से हमको गुड्स या सर्विसेज मिल रहा है, तो इसे हम ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं. और बिजनेस में यही सारी, कुछ भी इवेंट होता है ना तो उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं. सॉरी, कुछ भी होता है ना उसे हम इवेंट, कोई भी एक्टिविटी होती है ना तो उसे इवेंट कहते हैं. अगर वो फाइनेंशियल नेचर का हो गया तो ट्रांजेक्शन, और नॉन फाइनेंशियल नेचर का हुआ तो इवेंट तो कंसिडर होगा ही होगा. तो यहाँ पे इवेंट भी है और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल नेचर का भी है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज फॉर डिटरमाइनिंग गेन रेशियो? एक्चुअली इट्स अ गेनिंग रेशियो. चलिए, गेन रेशियो के लिए इन्होंने पूछा कि कौन सा सही फॉर्मूला है गेन रेशियो पता लगाने का. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दूसरा ऑप्शन, गेन इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तीसरा ऑप्शन, गेन रेशियो इज इक्वल टू टोटल ऑफ न्यू रेशियो डिवाइडेड बाय 2. और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, जब आपने पार्टनरशिप पढ़ा था तो गेनिंग रेशियो जब नया पार्टनर आता है, नहीं, जब पार्टनर चला जाता है तो गेन होता है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को. तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर issue of forfeited shares, the balances of share forfeited account will be transferred to. जब हम forfeited shares को रीइश्यू करते हैं तो forfeiture account का जो बैलेंस है उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं? We have four options. पहला ऑप्शन है शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है जनरल रिजर्व अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर करते हैं. आपको मालूम है ना, लास्ट में हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर करते हैं. आखिरी एंट्री जर्नल एंट्री जो होती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ. जब हम शेयर को इश्यू करने के टाइम जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो ये किस चीज का एग्जांपल है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जब हम शेयर इश्यू करने के टाइम जब डिस्काउंट देते हैं तो ये जो एग्जांपल है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन हमारा कि फिक्टिशियस असेट्स नोन एज, फिक्टिशियस असेट्स को हम और क्या कहते हैं? वे हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, फिक्टिशियस एसेट्स को करंट एसेट्स भी कहा जाता है. दूसरा ऑप्शन, फिक्टिशियस एसेट को डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. तीसरा, फिक्टिशियस एसेट को क्लोजिंग एसेट भी कहा जाता है. या चौथा ऑप्शन, फिक्टिशियस एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेफर्ड एक्सपेंडिचर. फिक्टिशियस एसेट को डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी कंसिडर किया जाता है. डेफर्ड मतलब फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, डेफर्ड मतलब फ्यूचरिस्टिक. तो फिक्टिशियस एसेट्स नोन एज डेफर्ड एक्सपेंडिचर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्टिशियस एसेट्स कंसिस्ट ऑफ. फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? वी हैव 5 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा ऑप्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चौथा ऑप्शन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी फिक्टिशियस एसेट है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फिक्टिशियस एसेट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी फिक्टिशियस एसेट है और साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को शुरुआत करने की टाइम जो खर्च आता है उसे भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, वो भी फिक्टिशियस एसेट है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई. अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रीपेड कमीशन हैज अ, जो प्रीपेड कमीशन है उसका कैसा बैलेंस होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नेगेटिव बैलेंस, दूसरा ऑप्शन डेबिट बैलेंस, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट बैलेंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस। जो प्रीपेड कमीशन है ना उसका कैसा बैलेंस होता है? उसका डेबिट बैलेंस होता है। प्रीपेड कमीशन हैज अ डेबिट बैलेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। इन चारों में से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लोन टू अदर पार्टी, दूसरा ऑप्शन कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन आउटस्टैंडिंग सैलरी और चौथा ऑप्शन रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लोन टू अदर पार्टी। ये जो अकाउंट होता है विल हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 50,000 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग द न्यू प्लांट। इट इज अ 50,000 रुपीज खर्च हुआ एक प्लांट को पेंट करने के लिए। ये कैसा एक्सपेंडिचर है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैसा एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 50,000 रुपीज हमने खर्च किया एक प्लांट को पेंट करने के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये बार बार नहीं होता, हर साल नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है और ये प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्लांट की लाइफ बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्स रिसीवेबल इज अ। बिल्स रिसीवेबल क्या है? इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, इट्स अ टैंजिबल एसेट, इट्स अ करंट एसेट और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्स रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट इज अ। जो इंश्योरेंस का प्रीपेड, जो हम पैसा भर देते हैं ना, प्रीमियम भर देते हैं, इसे कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ। कैसा अकाउंट है? वैसे भी 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नन ऑफ द अबव। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। आई रिपीट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर एन्युटी मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन। एन्युटी मेथड में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो किस मेथड द्वारा कैलकुलेट किया जा रहा है? क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा ऑप्शन ओरिजिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन स्क्रैप वैल्यू और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओरिजिनल कॉस्ट। जो एन्युटी मेथड होता है वहां इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्टॉक शुड बी आउट ऑफ गोडाउन इन द सीक्वेंस इन विच दे आर अराइव इज बेस्ड ऑन। गोडाउन में जब स्टॉक रखा जाता है तो जिस सीक्वेंस में स्टॉक रखा जाता है उसी सीक्वेंस में अगर स्टॉक को निकाला जाए तो ये कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा मेथड होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा ऑप्शन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तीसरा वेटेड एवरेज और चौथा हीफो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं कि स्टॉक should be out of go down in the sequence in which they are arrived is based on FIFO method। जिस सीक्वेंस में गोडाउन के अंदर स्टॉक आए हैं उसी सीक्वेंस में बाहर निकल रहे हैं, तो जो पहले आया पहले बाहर जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर गोज टू। जितने भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो कहां जाते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा ऑप्शन आइदर बी और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आइदर बी और सी। या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रीपेड। इट्स नॉट प्रीपेड, इट्स प्रिपेयर्ड। सॉरी, ये टाइपिंग एरर है, इट्स प्रिपेयर्ड। हम जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो कब बनाते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ओन जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस, दूसरा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ जॉइंट वेंचर बुक इज प्रिपेयर्ड, तीसरा व्हेन ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द जॉइंट वेंचर्स ट्रांजैक्शंस हिमसेल्फ और चौथा नन ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन ईच को-वेंचर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ओन जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस देन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रीपेड। प्रीपेड नहीं है, प्रिपेयर्ड है, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये एक टाइपिंग एरर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पार्टी हु सेंड्स द गुड्स फॉर सेल ऑन द फिक्स्ड कमीशन बेसिस इज नोन एज। जो पार्टी गुड्स को बेचती है कमीशन के बेसिस के ऊपर, जो पार्टी गुड्स भेजती है, सॉरी, सेंड्स द गुड्स फॉर सेल, जो पार्टी गुड्स को भेज रही है कमीशन बेसिस पे सेल करने के लिए, उस पार्टी को क्या बोलते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ड्रॉअर, दूसरा ऑप्शन ड्रॉई, तीसरा ऑप्शन पेई और चौथा ऑप्शन कंसाइनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंसाइनर। तो कंसाइनर वो पार्टी होती है जो हु सेंड्स द गुड्स फॉर सेल ऑन फिक्स्ड कमीशन, ठीक है। कंसाइनर इज दैट पार्टी या दोज पार्टीज हु सेंड्स द गुड्स फॉर सेल ऑन फिक्स्ड कमीशन बेसिस। Endorsement, discounting and collection of bills of exchange is made by. We have 4 options. पहला ऑप्शन डेटर्स, दूसरा ऑप्शन बैंक, तीसरा ऑप्शन ड्रॉई, चौथा ऑप्शन ड्रॉअर। इन चारों में से कौन सी ऐसी पार्टी है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्समेंट भी करती है, डिस्काउंटिंग भी करती है, कलेक्शन भी करती है, ठीक है। एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्रॉअर। तो ड्रॉअर वो पार्टी है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग और कलेक्शन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिटर्न्स इनवर्ड फ्रॉम डेटर्स, मतलब ये हमारा सेल्स रिटर्न है, ठीक है। रिटर्न्स इनवर्ड फ्रॉम डेटर्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। जब हमारा सेल्स रिटर्न है, मतलब डेटर्स ने हमारे गुड्स को वापस कर दिया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, और ये हमारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो इसको हम कहां से डिडक्ट करेंगे, इन चारों में से किस में से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है परचेजेस, दूसरा ऑप्शन डेटर्स, तीसरा ऑप्शन सेल्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्स। क्योंकि रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है, और डेटर्स है, डेटर्स का मतलब उसने क्रेडिट पे सामान खरीदा था, उधार लेकर के गया था, उसको हमें पैसे वापस करने थे, ठीक है। तो हमने कोई सामान क्रेडिट में सेल किया और वो सामान वापस आ गया, तो सेल्स में से माइनस कर देंगे ना उसको, ठीक है। परचेजेस तो हो नहीं सकता, डेटर्स भी नहीं हो सकता, उसे हम सेल्स में से डिडक्ट कर देंगे, तो उतने से डेटर्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्नल इज अ बुक ऑफ। वी हैव 4 ऑप्शंस। जर्नल इनमें से कौन सी बुक है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शंस ओनली, दूसरा ऑप्शन है जर्नल इज अ बुक ऑफ ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ओनली, तीसरा ऑप्शन है जर्नल इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, और चौथा ऑप्शन है जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज पोस्टेड टू लेजर। जो पेटी कैश बुक का जो बैलेंस बचता है ना, उसे हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेजर के पोस्टेड टू लेजर। अब ये कौन से लेजर में जा रहा है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इन द बैंक अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है इन द कैश अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है नोवेयर और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इन द कैश अकाउंट। अगर पेटी कैश बुक में कुछ बैलेंस बच गया तो उसे हम कहां पोस्ट करेंगे, उसे हम कैश बुक में पोस्ट करेंगे। मतलब समझिएगा, जो पेटी कैश बुक होती है उसमें ऑलरेडी कैश अलॉट कर दिया जाता है कि छोटे मोटे खर्चे के लिए आपको इतना पैसा खर्च करना है, ठीक है। अगर उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो जो बचा हुआ पैसा है वो हम कहां ले जाकर के दिखाने वाले हैं, वो हम कैश बुक में दिखाने वाले हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटी कैश इज यूज्ड फॉर द पेमेंट्स ऑफ। जो पेटी कैश है वो किसके पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सैलरीज एंड वेजेस ऑफ द स्टाफ, दूसरा ऑप्शन फॉर परचेज ऑफ असेट्स, तीसरा ऑप्शन स्मॉल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पोस्टेज एंड कन्वेंस एक्सेट्रा, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पोस्टेज एंड कन्वेंस एक्सेट्रा, ठीक है। जो पेटी कैश जो इस्तेमाल होता है ना पेमेंट करने के लिए, वो छोटे मोटे खर्चे, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्मॉल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्टेज एंड कन्वेंस एक्सेट्रा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड इट इज रिकॉर्डेड ऑन। जब कोई डिसऑनर्ड चेक रिटर्न हो जाता है तो इसकी एंट्री हम कहां करते हैं, ठीक है।
वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, दूसरा ऑप्शन बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, तीसरा ऑप्शन कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। डिसऑनर्ड चेक जो है वो वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री कहां करते हैं, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड बाय। प्रोमिसरी नोट इनमें से कौन प्रिपेयर करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ड्रॉअर, दूसरा ऑप्शन एंडोर्सी, तीसरा ऑप्शन ड्रॉई और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रॉई। प्रोमिसरी नोट कौन प्रिपेयर कर रहा है? ड्रॉई प्रिपेयर कर रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, समझने वाली चीज है। इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। तो इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है क्रॉस्ड चेक, दूसरा ऑप्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा ऑप्शन प्रोमिसरी नोट और चौथा ऑप्शन बेरेस चेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रॉस्ड चेक। अगर आपने एक बार चेक को क्रॉस कर दिया ना, दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी ना, लेफ्ट के ऊपर दो कॉर्नर में, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ही में होता है ना, ऐसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऐसे ऐसे करके दो लाइन जब खींच दी जाती है तो ये अब नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब आपने दो लाइन खींच दी, जिसका नाम अकाउंट नंबर लिख दिया, अब उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा और किसी को वो एंडोर्स नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रॉस चेक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। चार प्रिंसिपल दिए हैं, इनमें से कौन से प्रिंसिपल को जो हम अप्लाई करते हैं तो इन्वेंट्रीज को वैल्यू किया जाता है लोअर कॉस्ट पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी, चौथा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के हिसाब से हम इन्वेंट्रीज को नेट रियलाइजेबल वैल्यू या जो भी लोअर कॉस्ट होगा ना उस पर हम वैल्यू करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ओपनिंग इन्वेंट्री वेल। जो पिछले साल का ओपनिंग इन्वेंट्री था उसका अगर हमने अंडर वैल्यूएशन किया है तो इसका कॉज क्या होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कॉज करंट ईयर्स नेट इनकम टू बी ओवरस्टेटेड, दूसरा ऑप्शन कॉज प्रीवियस ईयर्स नेट इनकम टू बी अंडरस्टेटेड, तीसरा कॉज प्रीवियस ईयर्स नेट इनकम टू बी ओवरस्टेटेड और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉज प्रीवियस ईयर्स नेट इनकम टू बी ओवरस्टेटेड। अगर हमने प्रीवियस ईयर का ओपनिंग इन्वेंट्री कम करके दिखा दिया, अंडर वैल्यू करके दिखा दिया, तो प्रीवियस ईयर का जो नेट इनकम होगा वो बढ़ करके आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एट। जो कंपनी है ना वो कॉल्स इन अरियर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में चार्ज करती है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन 5.5%, तीसरा ऑप्शन 6%, चौथा ऑप्शन 6.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5%। जो कंपनी है वो चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, the maximum amount of capital that a company can raise is called। जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ना कैपिटल का, जो एक कंपनी मार्केट से रेज कर सकती है, ले सकती है, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना अमाउंट है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा ऑप्शन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है इशूड कैपिटल और चौथा ऑप्शन है पेड अप कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑथराइज कैपिटल। जितना ऑथराइज किया गया आप उतना ही तो मार्केट से ले सकते हो, उससे ऊपर कहां ले पाओगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चुलबुल पांडे इन कंपनी लिमिटेड फोरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। चुलबुल पांडे कंपनी ने फोरफीट किया 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, ₹8 कॉल्ड अप। अच्छा, 10 रुपए का शेयर था लेकिन 8 रुपीज ही मांगा गया था अब तक, कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ 8 रुपीज थी। ठीक है, और ₹4 पेड ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए एप्लीकेशन में मांगा गया था। द अमाउंट टू बी फोरफिटेड विथ, अब कितने अमाउंट को आप फोरफिट करेंगे? अब क्वेश्चन समझिएगा,
चुलबुल पांडे कंपनी लिमिटेड ने 100 शेयर्स 10 रुपए के जो थे मार्केट में, उसमें से 8 रुपए ही मांगे थे, मतलब टोटल 100 इंटू 800 रुपीज हो गया, ठीक है, जिसमें से 4 रुपीज पे किया गया था एप्लीकेशन में, बाकी 4 रुपीज नहीं पे किया गया था, मतलब 400 रिसीव हो गया था एप्लीकेशन में, बचा 400 अरियर हो गया था, ठीक है, वो रिसीव नहीं हुआ था। अब ये लोग कितना रुपए फोरफीट करेंगे, तो भैया जितना रिसीव हुआ उतना ही तो आप फोरफीट करोगे, ठीक है, फोरफीट करने का मतलब जब्त करना होता है ना। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 800, दूसरा ऑप्शन 400, तीसरा ऑप्शन 600, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 400 रुपीज। जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ ना 100 इंटू 4 रुपीज, ये आप देख रहे हैं ना, 100 शेयर्स पे 4 रुपए एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना रिसीव हुआ उतना ही तो फोरफीट करेंगे, तो 400 रुपए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट द पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एडवांस टू द फर्म एट द रेट ऑफ। तो जो पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने फर्म को लोन दिया है तो उनको कितना परसेंटेज रिसीव होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 5%, दूसरा ऑप्शन 6.5%, तीसरा ऑप्शन 6%, चौथा ऑप्शन 5.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6%। इन द एब्सेंस ऑफ any agreement, the partners are entitled to interest on the loan advance to the firm at the rate of 6% per annum, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000 रुपीज। हमें क्या पता लगाना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाना है, जहां पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो रेट बताया गया 25% ऑन सेल्स बोला गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000 रुपीज, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा ऑप्शन है 36,000, तीसरा ऑप्शन है 45,000 और चौथा ऑप्शन है 30,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 50,000। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर कैसे हुआ, तो देखिए आपको सेल्स नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, सेल्स 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपीज, ठीक। अब 100 रुपीज सेल है तो उसमें 25% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 25% माइनस करेंगे तो हमारा सेल अब कितना हो गया, सेल हो गया हमारा 75 रुपीज, ठीक। अब यहाँ पे सेल्स हमारा 75 है, तो यूनिटरी मेथड पुट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल सेल्स 2 लाख रुपए का हुआ था, ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको टाइप करके लिख करके दे दूंगा, ठीक है। आई जस्ट होप, ऐसे पूरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट ऑफ मोटर रुपीज 2 लाख रुपए, जो मोटर है 2 लाख रुपए का है, स्क्रैप वैल्यू उसका 20,000 रुपीज का है, यूजफुल लाइफ उसका 4 ईयर्स का है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। आई जस्ट होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो मोटर है 2 लाख रुपए का है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो बचा कितना 1,80,000, और 1,80,000 जब उसकी वैल्यू बता रहे हैं और बता रहे हैं उसका लाइफ जो है वो 4 ईयर्स है, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड इन द फर्स्ट ईयर, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड से फर्स्ट ईयर में उसका कितना जो होगा डिप्रिसिएशन होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 72,000, दूसरा ऑप्शन 18,000, तीसरा ऑप्शन 80,000, चौथा ऑप्शन 45,000। अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, 2 लाख में हमने 20,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना 1,80,000। 1,80,000 को हम क्या करेंगे, 1,80,000 को हम इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। अब इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 क्यों करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड में जितने भी ईयर होते हैं सबको ऐड करते हैं ना, 4 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस 1 ईयर, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। 4 + 3 7 और प्लस 3 10, और कितने ईयर्स हैं 4 ईयर्स का है, तो हम क्या करेंगे 1,80,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आंसर आ गया, जो फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 72,000 इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरा हलवाई एंड कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार फॉर ₹5 लाख। हीरा हलवाई और कंपनी ने मोटर कार खरीदी 5 लाख रुपीस की, जिसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 15 ईयर्स और उसकी रेसिडुअल वैल्यू थी 50,000। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी, अब आपको पता लगाना है कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या था 15 साल का, ठीक है। 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 9%, दूसरा ऑप्शन 6%, तीसरा ऑप्शन 12%, चौथा ऑप्शन 5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6%। अब पूछेंगे सर आप कैसे बता रहे हैं, देखिए करना क्या है कि 5 लाख रुपीस का मोटर कार खरीदा,
जिसमें 50,000 हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना 4,50,000। अब 4,50,000 को जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और 15 ईयर्स के बाद जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मिल जाएगा 6%। ठीक है, तो एक बार करके देखिए, दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामधेनु स्वीट्स इशू 20,000 15% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इन्होंने कहा कि कामधेनु स्वीट्स ने 20,000 रुपए के 15% डिवेंचर्स इशू किए 10% डिस्काउंट पे, जो 15 साल के बाद रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी, कितना लॉस हो गया डिवेंचर को इशू करने के समय। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2,000 रुपीज, दूसरा ऑप्शन 1,000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन 3,000 रुपीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3,000 रुपीज। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब वो इशू कर रहे हैं तब भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी लॉस है, और जब वो प्रीमियम पे वापस उसे खरीद रहे हैं तो वो भी एक हिसाब से लॉस है। तो हम टोटल कर लेंगे उसको और देख लेंगे। ठीक है, तो टोटल 15% हो गया ना। 20,000 का 15% कितना होता है? 20,000 का 15% 3,000 रुपीज होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो पूरा लॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Chaya Limited purchased machinery for 20,000 rupees, payable rupees 6,500 in cash, and the balance by an issue of 10% debentures of 100 rupees each at a discount of 10%. The discount on issue of debenture will be, देखिए छाया लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीनरी जिसकी जो वैल्यू थी वो 20,000 रुपीज थी, और जिसमें 6,500 रुपए कैश पे कर दिया। ठीक है, 20,000 में 6,500 माइनस करेंगे तो 13,500 बचेगा। जो बैलेंस था उसके लिए 10% डिवेंचर इशू किया 100 रुपए के हिसाब से, और डिस्काउंट दिया था 10%। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी, तो डिस्काउंट इशू करने के टाइम कितना टोटल डिस्काउंट दिया। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1,000, दूसरा ऑप्शन 1,500, तीसरा ऑप्शन 1,400 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1,500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म हैज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ रुपीज 40,000। एक फर्म है जिसका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज का है। एंट्री इन द फर्म्स जर्नल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल बी, जब एक पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस टाइम एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, दो बातें बोली गई है। फर्म हैज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 रुपीज, एंट्री इन द फर्म्स जर्नल ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल बी, जब एक पार्टनर एंटर करेगा तो जब नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो उसमें इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी उसको दिखाएंगे ना हम। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कह रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 रुपीज। दूसरा ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 40,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर के आने की तो एक कंडीशन बोली गई है, लेकिन जब हम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेनिंग रेशियो इज अप्लाइड व्हेन। गेनिंग रेशियो हम कब अप्लाई करते हैं, किस सिचुएशन में, किस टाइम अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो गेनिंग रेशियो अप्लाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन है पार्टनर इज एडमिटेड, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तब गेनिंग रेशियो अप्लाई करते हैं। तीसरा ऑप्शन है पार्टनर रिटायर्स, जब पार्टनर रिटायर करता है तो गेनिंग रेशियो अप्लाई करते हैं। या चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अ पार्टनर रिटायर्स। जब पार्टनर रिटायर करता है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर को जब देते हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करते हैं ना, उनको फायदा मिलता है। तो गेनिंग रेशियो इज अप्लाइड व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12.5% इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12.5% अलाउ करना है। कैपिटल इन द बिगिनिंग वॉज 6 लाख रुपीज, जो कैपिटल था शुरुआत में बिगिनिंग में वो 6 लाख रुपीज था। इंटरेस्ट अमाउंट विल बी, अब यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 70,000, दूसरा ऑप्शन 72,000, तीसरा ऑप्शन 60,000 और चौथा ऑप्शन 75,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12.5% 6 लाख रुपए का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75,000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राघव लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 6%।
राघव लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर्स को इशू किया 100 रुपीज ईच, जो 4% डिस्काउंट पे दे रहे थे ये, जो 5 साल के बाद रिडीम किया जाएगा 6% प्रीमियम पे। तो लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर विल बी, इशू करने के टाइम जो लॉस हुआ डिवेंचर का वो कितना था, ठीक है। तो टोटल डिवेंचर कितने के थे, 10,000 इंटू 100, टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए गए थे। और 10 लाख रुपए के डिवेंचर जब इशू किए गए थे तो 4% तब डिस्काउंट दिया था, और प्रीमियम जो वो रिडीम कर रहे थे तो 6% तब, टोटल कितना हो गया 10%। तो 10 लाख का 10% निकालेंगे तो 1 लाख आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 लाख जो लॉस होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी 1 लाख रुपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशन चार्जेस है। किसी चीज को डिसमेंटल करना, तोड़ ताड़ के अलग करना, डेमोलिशन का मतलब बिल्डिंग गिरा देना, कुछ ऐसा। डेमोलिशन चार्जेस इज ये कौन से चार्जेस हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिसमेंटलिंग और डिमोलिशन लगा रहता है बिल्डिंग के अंदर, फर्म के अंदर, कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, चीजें तोड़ फोड़ करके फेंक दी जाती है, अलग कर दी जाती है, बेच दी जाती है। मतलब मान लीजिए बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है, बहुत भारी भरकम बड़ी सी मशीन है, वो मान लीजिए खराब हो गई, उसका लाइफ खत्म, फिनिश्ड। तो अब क्या होगा कि उसको डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल का मतलब अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे, स्पेयर पार्ट्स अलग करेंगे, उसके बाद उसे बेचेंगे। तो कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े बिजनेस में, फर्म्स में। तो डिसमेंटलिंग एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और मतलब डिसमेंटलिंग के लिए जो खर्चा करना पड़ता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 975। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन इक्विटी, माफ कीजिएगा यहाँ पे ये थोड़ी इक्विटी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ टी लापतागंज हो गया है, ठीक है, अब समझिएगा। ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 द कंपनी हैज कॉल्ड अप 16, 20 रुपए फेस वैल्यू था इक्विटी शेयर का, और कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया, कितना मांगा अब तक, 16 रुपीज, बट एक्चुअली रिसीव्ड 14 रुपीज। तो 2 रुपए का झोल झाल हो गया, नुकसान हो गया। द शेयर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड बाय, अब शेयर कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिट होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 18, चौथा ऑप्शन 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 रुपीज। देखिए इक्विटी शेयर कितने का था, 20 रुपीज का था, ठीक है। कंपनी ने कितना मांगा, 16 मांगा, लेकिन रिसीव कितना हुआ, 14 हुआ। लेकिन कंपनी ने मांगा कितना, 16, तो शेयर कैपिटल में हम 16 ही तो दिखाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेट सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज इज ₹4 lakh in cash after deducting income tax ₹50,000, professional tax ₹10,000, salary account will be debited with। जो नेट सैलरी पे की गई है वो है 4 लाख रुपीज। नेट सैलरी का मतलब ग्रॉस सैलरी में जो भी हमारे खर्चे वर्चे हैं ना, टैक्सेस वैक्सेस, वो जब डिडक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट सैलरी, ठीक है। तो नेट सैलरी पे किया है 4 लाख रुपीज कैश में, और ये पे करने से पहले 50,000 इनकम टैक्स डिडक्ट कर दिया था उसमें, और साथ ही साथ 10,000 रुपीज का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर दिया था। अब सवाल पूछा गया है कि सैलरी अकाउंट में कितने रुपए से हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 5 लाख रुपीज, दूसरा ऑप्शन 4,60,000, तीसरा ऑप्शन 5,60,000, और चौथा ऑप्शन 4,50,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4,60,000। आपकी सैलरी स्टार्टिंग में थी 4,60,000, मतलब आपके सैलरी अकाउंट में हम डेबिट कितना करेंगे, 4,60,000। अब 4,60,000 में आपने 50,000 इनकम टैक्स पे कर दिया और 10,000 आपने प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया, तो बचा कितना, ये ऊपर 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4,60,000 आपके सैलरी अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवानी एंड मेधावी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 2 पार्टनर्स हैं, शिवानी और मेधावी, और दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है वो बराबर से आपस में बांट रहे हैं। दे एडमिटेड ममता फॉर 1/3 शेयर इन द फर्म। उन्होंने ममता को एडमिट किया फर्म में, मतलब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हुआ ममता का, और ममता को फर्म का 1/3 प्रॉफिट दिया जा रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 2:2:1, दूसरा ऑप्शन 1:1:1, तीसरा ऑप्शन 1:2:3, और चौथा ऑप्शन 3:2:1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1:1:1। जो पुराने पार्टनर्स थे बराबर बांट रहे थे, नए पार्टनर के आने के बाद
3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तीसरे पार्टनर जो ममता थी उसको भी 1/3 मिल रहा था, तो जो बचा 2/3 वो शिवानी मेधावी 1/3 आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर है दैट इज 1:1:1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, MNO आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3। 3 पार्टनर्स है MNO और तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना उनका, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो वो है 5:4:3। O retires and if MNN shares profit of O in 4:3 then the new profit sharing ratio will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर्स हैं MNO और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। O रिटायर हो रहे हैं और जो O का शेयर है ना वो M और N 4:3 में आपस में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 5:4, दूसरा ऑप्शन 4:3, तीसरा ऑप्शन 5:3 और चौथा ऑप्शन 47:37। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 47:37। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंजनी लिमिटेड। अंजनी लिमिटेड के ट्रायल बैलेंस के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और फिगर्स में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45,000 का है, सेल्स 60,000 रुपीज का है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज का है, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाना है। तो आपको मालूम है ना, सेल्स में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका मतलब 60,000 में 45,000 जब हम डिडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 15,000। तो 15,000 क्या हो गया हमारा? 15,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आप पहले ही ऑप्शन देख सकते हैं 15,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45,000 का था, जिसमें सेल्स का जो प्राइस था वो 60,000 था। क्लोजिंग स्टॉक से यहाँ पे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, यहाँ पे अब आप ये कहेंगे कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बना करके सॉल्व करेंगे, तो देखिए सेल्स मतलब आपको सेलिंग प्राइस मिला है, कितने रुपए का सामान बेचा है ये भी बता दिया गया है, मतलब 45,000 रुपीज का सामान 60,000 में सेल किया है। तो जो बैलेंस है 15,000 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन जनवरी 2015 कबीर परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख। जनवरी 2015 में कबीर ने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। डेप्रीसिएशन इज चार्ज 20% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसमें डेप्रीसिएशन जो चार्ज होता वो 20% के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगता। ठीक है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इट वॉज सोल्ड फॉर 28,000 रुपीज। तीसरे साल के अंत में उस मशीन को 28,000 रुपीज में बेच दिया गया। प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल विल बी। अब ये प्रॉफिट था कि लॉस था ये तो आपको पता करना पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ 23,200, दूसरा ऑप्शन है लॉस ऑफ 40,000, तीसरा ऑप्शन लॉस प्रॉफिट ऑफ 20,000 और चौथा ऑप्शन प्रॉफिट ऑफ 20,200। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 23,200। ठीक है, मैंने भी सॉल्व किया, अब मैं बताता हूं कि ये आया कैसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है 20% लगेगा, हम 3 साल का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 1 लाख रुपए के ऊपर डिप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 1 लाख का 20% डिप्रीसिएशन पहले साल के अंत में लगेगा जो है 20,000 रुपीज। ठीक है, अब बचा कितना? 80,000। 80,000 में अगले साल 20% उसका डिप्रीसिएशन चार्ज होगा जो है 16,000। अब 80,000 में 16,000 माइनस करेंगे तो आ गया 64,000। 64,000 में तीसरे साल 20% डिप्रीसिएशन चार्ज होगा 20%। तो 64,000 में हम 20% माइनस करेंगे दैट इज 12,800। तो 64,000 माइनस 12,800 जब हम डिडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 51,200। तो तीसरे साल के लास्ट में मशीनरी की वैल्यू थी 51,200 रुपीज की, लेकिन आपने उसे बेच कितने में दिया? आपने उसको सेल कितने में कर दिया? 28,000। तो आपका लॉस हो गया कितने का? 23,200। 51,200 में 28,000 का जब आप बेचेंगे तो आपका लॉस आएगा 23,200। आप मेरी बात को सुन करके लिख करके इसे वापस सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर लॉस ऑफ ₹23,200। ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इज ₹24,000। मैनेजर को कमीशन चार्ज करने से पहले जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? 24,000 रुपीज का। और जो मैनेजर था इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 20%। मैनेजर को जो कमीशन अलाउ किया गया वो कितना है? 20%। On the profit are charging such commission amount will be, we have 4 options। पहला ऑप्शन 4,000, दूसरा ऑप्शन 4,800, तीसरा ऑप्शन 4,444 और चौथा ऑप्शन none of the above।
क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है मैनेजर को कमीशन देने से पहले 24,000 है और मैनेजर का जो कमीशन है वो 20% है किसके ऊपर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फॉर्मूला लगेगा 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 24,000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4,000। तो मैनेजर की का कमीशन कितना हुआ, 4,000 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट स्पेंट ऑन स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन अंडर प्रेशर ऑफ लॉज। लॉ के प्रेशर में आकर के हमने कुछ पैसे खर्च किए और स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन कराया, तो ये किस टाइप का खर्चा है हमारा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स अ कैपिटल लॉस, दूसरा ऑप्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर और चौथा ऑप्शन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या किया कि जो स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन कराया लॉ के प्रेशर में आकर के, अंडर द प्रेशर ऑफ लॉ, जो भी हमने पैसा खर्चा किया, तो ये स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन है। इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में जब हम ऑल्टरेशन करेंगे तो उससे जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए। ठीक है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, हमारा कैपिटल बढ़ जाए। इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन विच हैज बीन डन अंडर द प्रेशर ऑफ लॉ। तो ये जो खर्चा होगा इट इज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में ये एक छोटा सा टाइपिंग एरर है, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये 3% 3 नहीं होगा, ये 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। उत्कर्ष, शांतनु एंड सूर्यांश शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। तीन फ्रेंड्स हैं, उत्कर्ष, शांतनु और सूर्यांश, और ये तीनों फ्रेंड्स प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 के रेशियो में शेयर करते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ देवाशीष दे अग्रीड टू शेयर 5:4:2:1। तो जब नया पार्टनर देवाशीष आया तो इन्होंने अग्री किया कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:4:2:1। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी, अब यहां पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, वे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है निल, निल 1/12, मतलब उत्कर्ष का निल है, शांतनु का निल है और सूर्यांश का 1/12 होगा। दूसरा ऑप्शन है उत्कर्ष का निल, शांतनु का 1/12 और सूर्यांश का निल। तीसरा ऑप्शन है उत्कर्ष का 1/12, शांतनु और सूर्यांश का निल और निल। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्कर्ष का 1/12 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और शांतनु और सूर्यांश का कुछ भी नहीं है, निल है, निल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस हिसाब से शेयर किया जाता है। आप फॉर्मूले में पुट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, मैंने भी कई बार सॉल्व करके दिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैफ वॉज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच ऑफ अ कंपनी। सैफ के पास 100 शेयर थे 10-10 रुपए के हिसाब से एक कंपनी के, ऑन विच ही हैड पेड ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट। जिसमें सैफ ने 7 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया था, 4 रुपीज उसने पे किया था एप्लीकेशन में और 3 रुपीज अलॉटमेंट में, बट ही कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। उन्होंने 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और इसके बाद तुरंत उनके शेयर फोरफीट हो गए। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। ठीक है, तो फोरफीचर जो शेयर होगा ना, फोरफीटेड शेयर्स का जो अकाउंट होगा वो कितने रुपए से क्रेडिट होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन ही को देखेंगे ध्यान से। सैफ के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर्स थे। ठीक है, कितने रुपए के, 10 रुपीज के हिसाब से। अब सैफ ने पे कितना किया था, 4 रुपीज एप्लीकेशन में ऑलरेडी पेड एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट में। तो टोटल सैफ ने कितना पे किया था, 7 रुपीज पे किया था, मतलब 3 + 4 = 7। अब 7 रुपीज के हिसाब से उसने 100 शेयर्स के कितने पे किए थे, 700 रुपीज। तो मेरे दोस्त, जितना हम पे करते हैं कंपनी को, ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, वही अमाउंट तो फोरफीट होता है। तो 700 रुपीज पूरा का पूरा क्या होगा, फोरफीट हो जाएगा। तो ये जो सवाल पूछा गया है कि फोरफीटेड शेयर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, ऑप्शन सी 700 रुपीज। आई जस्ट होप कि मैं सफल हो पा रहा हूं कोशिश में, कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टाइप करके वापस समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, रीजन ये कि ऑलरेडी ये 25 क्वेश्चन के वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं, 25 मिनट्स 30 मिनट्स 35 मिनट्स तक पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं और समझाना शुरू कर दूंगा तो ये हो सकता है 1-1 घंटे के हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो
अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई जस्ट बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 700 रुपीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू अरुण लिमिटेड। अरुण लिमिटेड के यहां से कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है और इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप 1 लाख रुपीज, कॉल्स इन अरियर 10,000 रुपीज, कॉल्स इन एडवांस 10,000 रुपीज, प्रपोज डिविडेंड 15%, द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड पेबल इज। ठीक है, अब सवाल पूछा गया है कि अब आपका जो प्रपोज डिविडेंड होगा ना वो कितने रुपए का होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल मांगा गया था 1 लाख रुपए का, जिसमें अरियर हो गया कितना, 10,000 रुपीज। ठीक है, कॉल से इन एडवांस मिल गया था आपको 10,000 रुपीज का, प्रपोज डिविडेंड 15%। तो अब आप देखिएगा कि 1 लाख रुपए में हम 10,000 रुपीज डिडक्ट कर देंगे। ठीक, अब 10,000 जब हम डिडक्ट करेंगे तो आएगा कितना, 90,000। अब आप पूछेंगे सर ये 10,000 कौन सा डिडक्ट किया, ये अरियर वाला कि एडवांस वाला। देखिए अरियर वाला डिडक्ट करेंगे आप, क्योंकि ये पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो पैसा रिसीव नहीं हुआ तो इसके ऊपर हम डिविडेंड क्यों पे करेंगे। ठीक है, और ये ऑलरेडी हमको एडवांस में मिल चुका है। तो 1 लाख रुपीज में 10,000 ये अरियर वाला हम डिडक्ट कर देंगे तो बचा कितना, 90,000। 90,000 का 15% जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 13,500। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे जो भी प्रपोज डिविडेंड है ना वो 13,500 रुपीज आएगा। 90,000 का 15% आप निकालेंगे तो 10% होता है 9,000 और 5% होता है 4,500। तो 9,000 प्लस 4,500 विल गिव यू 13,500। तो प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट ऑप्शन बी 13,500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंघल लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ अमन लिमिटेड फॉर रुपीज 9 लाख। सिंघल लिमिटेड ने क्या किया, अमन लिमिटेड का बिजनेस 9 लाख रुपीज में परचेज किया। पेबल इज फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। चलिए ठीक है, 100 रुपए के शेयर्स के हिसाब से खरीद लिया। शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे इशू किए गए थे और 25% प्रीमियम था। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन विल बी। ये परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे परचेज कंसिडरेशन में। सिंगल लिमिटेड ने परचेज किया अमन लिमिटेड से 9 लाख रुपए का असेट, मशीनरी जो भी है। ठीक है, उसके बदले में इन्होंने कहा कि हम 100 रुपए का शेयर इशू करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो एक शेयर कितने का बढ़ गया, 125 रुपीज। जब हम 9 लाख को 125 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 7,200 शेयर्स। तो कितने शेयर्स इशू होंगे, ऑप्शन है 7,200। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 125। 125 क्यों, क्योंकि 100 रुपीज का फेस वैल्यू है शेयर का और 25 रुपीज प्रीमियम पे बेचा जा रहा है, मतलब बेचा क्या जा रहा है, दिया जा रहा है। तो 125 रुपीज का एक शेयर हो गया। 9 लाख को 125 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 7,200। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर विल बी। वी हैव 4 ऑप्शंस। लेजर में इनमें से कौन सा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, पहला कह रहे हैं अ रेवेन्यू और एन असेट, दूसरा ऑप्शन अ रेवेन्यू और अ लाइबिलिटी, तीसरा ऑप्शन एन एक्सपेंसेस और एन असेट, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अ रेवेन्यू और अ लाइबिलिटी। जो होता है ना ऑप्शन बी, अ रेवेन्यू और अ लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो किन का डिफरेंस होता है। ठीक, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। दूसरा कह रहे सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीसरा कह रहे सेल्स एंड परचेजेस को जब हम डिडक्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब हम डिडक्ट करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट रुपीज 6,300 टू द कैपिटल अकाउंट विल बी। जो नेट प्रॉफिट है 6,300 का, इसकी क्लोजिंग एंट्री जब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में तो क्या हमारा एंट्री होगा, जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 6,300 टू बैलेंस शीट 6,300। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,300 टू पर्सनल अकाउंट 6,300। तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट 6,300 टू कैपिटल अकाउंट 6,300, और चौथा कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट 6,300 डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,300 टू कैपिटल अकाउंट 6,300। ये क्लोजिंग एंट्री है जब हम कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट अकाउंट भी आएगा और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट भी आएगा और एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,300 टू कैपिटल अकाउंट 6,300। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड column in the cash book for the month of July 2019 amounting to rupees 10,000 was not posted। ठीक है, ये लाइन सीधी बनती ही नहीं है, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि जो टोटल डिस्काउंट अलाउ किया गया है जुलाई 2019 के हिसाब से कैश बुक का 10,000 रुपीज का है, जिसे पोस्ट नहीं किया गया। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? मैं फिर से क्वेश्चन बोलूं, जुलाई 2019 के मंथ का कैश बुक का डिस्काउंट अलाउड में जो कॉलम है उसकी जो 10,000 रुपीज का जो पोस्ट करना था वो हमने पोस्ट नहीं किया, ये पोस्ट करना भूल गए, ओमिशन हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? या 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट 10,000। दूसरा ऑप्शन है सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 10,000। तीसरा ऑप्शन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट 10,000। ये रेक्टिफाइंग एंट्री होगी ऊपर के क्वेश्चन की, ठीक है। आफ्टर, अगला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय रुपीज 2,000, द डिफरेंस विल बी। देखिए, अकाउंटेंट जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो टोटल बैलेंस है वो डेबिट साइड का 2,000 रुपीज से कम आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो डिफरेंस होगा उसे क्या करेंगे? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है एडजस्टेड टू एनी ऑफ द क्रेडिट बैलेंस अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो जो हमारे अकाउंटेंट साहब होंगे वो क्या करेंगे, 2,000 रुपीज को सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि 2,000 रुपए से शॉर्ट आ रहा है तो दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, क्या हो गया झुलझाल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को 2,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपीज का आपने गुड्स खरीदा एंड वर सोल्ड फॉर 1,60,000 और 1,60,000 का क्या किया, बेचा। मार्जिन था 20% ऑन सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, टी बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 32,000, 72,000, 50,000 और नन ऑफ द अबव। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 72,000 रुपीज। अब ये आया कैसे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स परचेजेस हम कहां लिखते हैं, गुड परचेजेस हम लिखते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। लेकिन ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन कि आपने 1,60,000 रुपीज के जो गुड्स बेचे हैं वो कितने रुपए में बेचे हैं, 20% प्रॉफिट का मार्जिन था। तो 1,60,000 में 20% जब आप ऐड करेंगे तो 1,92,000 हो गया, ठीक है। तो 1,92,000 हो गया। अब 1,92,000 में 1,60,000 माइनस कीजिएगा तो 32,000 आएगा। तो 32,000 भी आपका डेबिट साइड आ गया, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। 2 लाख रुपीज आपका परचेजेस आपका डेबिट साइड आ गया। और आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,60,000 क्रेडिट साइड दिखा दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 72,000 रुपीज, ठीक। आपको करना क्या है, आपको 2 लाख रुपीज में 32,000 एज अ प्रॉफिट ऐड करना है। तो कितना हो गया, 2,32,000। अब 2,32,000 में 1,60,000 जब आप माइनस करेंगे क्रेडिट वाला तो आपका आंसर आ जाएगा 72,000, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड इज ₹3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट विल बी, ठीक है। प्लांट के इंस्टॉलेशन में 3,000 रुपीज हमने क्या किया, वेजेस पे किया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है
आपको डेबिट करना है इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट अकाउंट और क्रेडिट करना है कैश अकाउंट वर्थ ₹3,000। आपको डेबिट करना है वेजेस अकाउंट और क्रेडिट करना है कैश अकाउंट ₹3,000। आप डेबिट करेंगे प्लांट अकाउंट और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट 3000, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेबिट करेंगे प्लांट अकाउंट और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट ₹3000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन January 1st मनोज पेड सैलरी अमाउंटिंग टू ₹20,000। दिस इज 1 जनवरी को मनोज ने सैलरी पे किया 20,000 रुपए का, और ये क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इट्स अ ट्रांजैक्शन, it is an event, it is both an event and a transaction, or none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन। अब आप ये सवाल पूछेंगे, सर यार यहां पे तो इवेंट भी तो कह सकते हैं, ये तो इवेंट भी तो हो रहा है, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी भी तो हो सकता है, बोथ ए एंड बी, ये ट्रांजैक्शन भी इवेंट भी है। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं कि व्हेन एन इवेंट ब्रिंग्स चेंजेस टू अकाउंटिंग बैलेंसेस इट इज क्लासिफाइड एज अ ट्रांजेक्शन। बिजनेस के अंदर का कोई इवेंट अगर अकाउंट बैलेंस में कोई भी चेंज लेकर के आ रहा है तो उसे हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। ट्रांजेक्शन कहेंगे का मतलब सिर्फ ट्रांजेक्शन कहेंगे, तो हम उसे इवेंट नहीं कंसिडर करेंगे, उसे ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठाकुर सज्जन सिंह, मालूम है ना आपको कौन है ठाकुर सज्जन सिंह? अरे प्रतिज्ञा सीरियल आता था वो वाले। ठाकुर सज्जन सिंह सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। तो ठाकुर सज्जन सिंह जब सामान बेचते हैं ना, तो कितने रुपए में बेचते हैं? कॉस्ट, जो भी उनकी कॉस्ट है उसमें 40% प्रॉफिट लगा के बेचते हैं। ओके, बाद क्या करते हैं, टोटल सेल्स वर ₹21,000। उनका जो टोटल सेल्स शो हो रहा है वो ₹21,000 का है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं उसमें 40% जब ऐड किया तो आया कितना? 21,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी, तो कितने रुपए की गुड्स में 40% ऐड किया तो 21,000 आया। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 8,400, दूसरा ऑप्शन 15,000, तीसरा ऑप्शन 12,600, चौथा ऑप्शन 20,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 15,000। 15,000 का 40% निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6,000। तो 15,000 प्लस 6,000 इज 21,000। वेरी सिंपल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरभ स्टेशनर्स यूज स्टेशनरी फॉर बिजनेस पर्पस ₹500। सौरभ स्टेशनरी वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस पर्पस के लिए 500 रुपीज का खुद स्टेशनरी यूज कर लिया। अब ये जो अमाउंट है वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है परचेजेस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन सेल्स अकाउंट, तीसरा ऑप्शन कैश अकाउंट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परचेजेस अकाउंट। भैया खरीद के लाए थे बेचने के लिए, लेकिन खुद इस्तेमाल कर लिया, तो क्या करेंगे? परचेज अकाउंट में उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे वर्थ ₹500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर्थ ₹50,000। 50,000 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम। और इंश्योरेंस कंपनी जो कतई ऐसा काम नहीं करती, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया कि भैया पूरा का पूरा पैसा मिलेगा 50,000। ठीक है, क्लेम रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन। अब ये जो क्लेम रिसीव होगा ना, ये किस अकाउंट में, किस जगह, किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जो क्लेम आएगा 50,000 का, क्या हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, या उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, देखिए ए तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी हो नहीं सकता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं होगा, ये सीधा सीधा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लेम जो आया ना, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस हिसाब से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वो इनमें से किस कॉन्सेप्ट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है 1 साल के लिए? ठीक है, जो भी हम बनाते हैं ना 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो किस कॉन्सेप्ट द्वारा हर साल पीरियोडिकली हम इसे बनाते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पीरियोडिसिटी पीरियड कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीरियोडिसिटी पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट आर, बैलेंस शीट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और चौथा ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। हम बिजनेस एंटिटी को भी मानते हैं, लेकर के चलते हैं बैलेंस शीट में, और साथ ही साथ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चलते हैं, कंजर्वेटिज्म को नहीं लेकर के चलते। तो इस हिसाब से बी और सी सही है, तो मतलब हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन जो हमारी सीरीज का 1000 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि परचेजेस फॉर कैश, अगर आप कोई सामान कैश में परचेज करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन इंक्रीजेज असेट्स, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेज असेट्स, तीसरा ऑप्शन नो चेंज इन टोटल असेट्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नो चेंज इन टोटल असेट्स। जब आप कोई सामान कैश में खरीद रहे हैं, तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो जो भी परचेज कर रहे हैं वो भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो जितना कैश आपके पास से जा रहा है उतने वैल्यू का असेट आपके पास आ रहा है जो भी आप परचेज कर रहे हो। तो इससे टोटल एसेट्स में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, और साथ ही साथ इस वीडियो के हिसाब से अब तक हमने 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। अब एक जरूरी जानकारी ये है कि आने वाले टाइम में आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 1000 क्वेश्चन का था और 1000 क्वेश्चन पूरा हो गया तो सब खत्म हो गया। आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही साथ कल से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के भी मॉक टेस्ट। तो आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, हमारी मेहनत को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।